30 views for one of the videos. The rest, there haven't been many views सर at all. आपने कल वाली तो पोस्ट नहीं की। कल वाली नहीं की, वो भी आज मैं कर दूंगा बेटे। Alright, so let's start. हम कहाँ पे थे जी? हाँ, अक्टूबर नवंबर 19 अपना वेरिएंट और उसी का सेक्शन बी हमने एक पार्ट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब उसी का हम बी पार्ट करेंगे एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज कोशिश करते हैं ये पूरा पेपर खत्म हो जाए, हम 2020 पे आ जाए। राइट जी, सो दिस इज द पेपर। जी बेटे, जी बेटे। सर मैंने आपको कहना था कि अगर आप हमें कोई 8 मार्क्स वाला या 12 मार्क्स वाला वीक में कोई 1-2 क्वेश्चंस हाईलाइट करके दे दिया करें तो हम लिख के आंसर आपको असाइनमेंट सबमिट करवा दिया करें। श्योर बेटे, मैं दे दिया करूंगा, बच्चे करते ही नहीं है, मैं दे दिया करूंगा, व्हाई नॉट। ठीक है, लेकिन सर आप दे दिया करें, जो कर रहे हैं वो आपको सबमिट करवा देंगे। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, आप लोग करते रहिएगा। गुड, राइट जी। सो थैंक यू सर। सेक्शन बी, वेल डन ऑन सेक्शन बी। एंड लुक एट दिस नाउ, हम चौथा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4। Explain how the terms of trade and an economy will be affected by changes in that economy's exchange rate. तो बेसिकली हमने इसका ए पार्ट कल कर लिया था। अगर क्लास में डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ समझ नहीं आया था तो मैं ज़ुबानी एक रिकैप दे रहा हूँ और उसके बाद मैं वो कर रहा हूँ कि आपकी वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा, सो यू विल हैव एक्सेस टू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो जस्ट वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट। ओके जी, बी पार्ट को जरा पहले ए पार्ट को जुबानी डिस्कस कर लेते हैं जी। एक्सप्लेन हाउ द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ एन इकोनॉमी विल बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन दैट इकोनॉमीज एक्सचेंज रेट। व्हाट वर टर्म्स ऑफ ट्रेड? The relative prices of exports in ratio to imports and shown as an index number. So they are basically export और import prices का index number की form में comparison है. So they show the relative price of exports and imports for a country in terms of a index number. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था जी? इसका भी एक मार्क होता है, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। ये पूरा लिख दीजिएगा नाम लिख के, इनटू 100। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर एक्सचेंज रेट ऊपर जाता है तो एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट प्राइसेस सस्ती लगती हैं हमें, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई है तो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएंगी irrespective of what the effect on the economy is। हमने सिर्फ टर्म्स ऑफ ट्रेड तक अपने बस वो जो बाइनोकुलर्स लगा के देखना है और बाहर नहीं देखना है, इसके अलावा फैक्टर नहीं देखने। फिर जी अगर डेप्रीशिएट होता है हमारा एक्सचेंज रेट तो क्या होता है? हमारी एक्सपोर्ट प्राइसेस सस्ती हो जाती हैं, इंपोर्ट प्राइसेस हमें महंगी पड़ती हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी वर्सन हो जाती हैं। बेशक इकोनॉमी के लिए ये अच्छा भी हो, इकोनॉमी के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो गई। अब बेटे देखो, सेकंड क्वेश्चन इज अ वेरी गुड वन। Discuss using examples whether an expenditure reducing or an expenditure switching policy is more effective response in economies faced by with a deficit on the current account of balance of payment। अब वो क्या कह रहा है कि करंट अकाउंट को सॉल्व करने के उसने आपको डेफिसिट को सॉल्व करने के दो मेथड्स बताए हैं, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। अब ये नाम बच्चों को भूल जाते हैं बट दे आर वेरी सिंपल। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग आर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर स्विचिंग जिसमें गवर्नमेंट ट्राई करती है कि लोकल लोग भी और फॉरेनर्स भी अपना एक्सपेंडिचर स्विच करें टुवर्ड्स डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स, एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हो और डोमेस्टिक सेल्स भी ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर स्विचिंग। उसमें है जी प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स, कोटाज एटसेट्रा, एक्सचेंज रेट डीवैल्यूएशन। ठीक हो गया, इनको यूज़ करके गवर्नमेंट कोशिश करती है कि फॉरेनर्स भी और लोकल लोग भी लोकल गुड्स पे स्पेंड करें। इस क्वेश्चन को हम सेव करके कॉपी करके ले जाते हैं नोटपैड पे और डिटेल में करते हैं। इसी से आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी रिवाइज हो जाएगी और उसके नेगेटिव्स भी हम लिख देंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करेगा कि नहीं। या सर एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग या ये डायरेक्टली फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी पे फोकस करने के लिए नहीं क्या? आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन तलाल, सॉरी कम अगेन। यानी सर जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में हम इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई और एक्सचेंज रेट को डिफाइन करते हैं, तो एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग में हम उसको नहीं कह सकते कि अगर गवर्नमेंट, वही तो बताया आपको, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, दीज आर एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज।
4 मार्क्स के लिए इसको एनालाइज करेंगे कि उससे करंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कैसे ठीक होगा, ठीक है, और फिर एक्सपेंडिचर स्विचिंग के थ्रू कैसे होगा, और फिर एन पे इवैल्यूएट करेंगे कौन सी मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग जो है, इज इट अनदर नेम ऑफ मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी, यानी स्पेसिफिक नेम करना है? This is another name of contractionary monetary and contractionary fiscal policy. ठीक है? Okay, sir. Yeah, let's move on to the question. इसको पोस्ट करता हूं यहाँ पे और उसके बाद इसको हम अटेम्प्ट करेंगे मेरा बेटा. So let's make it bigger, so it's visible, and इसको तसल्ली से समझिएगा. Please don't be shy. कहीं कोई क्वेश्चन आता है तो जरूर पूछिएगा. So let's start जी. वही सेम प्रैक्टिस जी. एनालिसिस के 8 मार्क्स हैं और उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 4 में. 4 फॉर एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज के कैसे इफेक्टिव हैं, राइट, और 4 फॉर एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसीज. इस तरह से जब आप करना शुरू कर दोगे तो आपकी ये पॉलिसीज रिवाइज हो जाएंगी. फिर इनका डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन पे क्या असर आता है वो भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा. एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग के लिए हम 4 मार्क्स गेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है. उसे कंप्लीट कर दूं. एंड देयर इफेक्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ठीक है. यही मैं नीचे भी कॉपी कर देता हूं. एंड देयर इफेक्ट ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट. जस्ट अ मोमेंट जी. That is what's required in this question, right जी? समझ आ रहा है बेसिक स्केच? Now let's start for the first 4 marks. बताएं उसको जी. Expenditure reducing policies. इसमें तो मार्क्स बड़े आसानी से आते हैं अगर पॉलिसी सही पता हो. Refer to contractionary monetary and fiscal policies. हो गया. हमने पहले उसको जरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमें पता है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी से आपकी क्या मुराद है. उसके बाद मेरा बेटा हम चलेंगे नीचे. लेट्स एनालाइज. पहले हम एनालाइज कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है. लेट्स एनालाइज. थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर स्लो हुआ है, अभी आ जाएगी स्क्रीन पे. यस, लेट्स एनालाइज. एनालाइज the effect of contractionary monetary policy. आपने ऊपर कोई हेडिंग्स वगैरह नहीं देनी, इस तरह करके आंसर करना है जैसे मैं स्टार्ट किया. लेट्स एनालाइज contractionary monetary policy on current account deficit. यही उसका क्वेश्चन था. तो यहां पे बताना जरूरी है, ए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे हमें तलाल ने बताया, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी refers to raising interest rates and or reducing money supply and or tightening credits. मैंने and और क्यों लिखा है? कभी कभी एक टूल इस्तेमाल हो रहा होता है, कभी 2 हो रहे होते हैं, कभी 3 हो रहे होते हैं. सो टाइटनिंग क्रेडिट पॉलिसी. अच्छा जी. बाय कौन कर रहा है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक. तो ये एक अच्छा उसको टच मिलेगा कि बच्चे को अच्छी तरह पता था. तो जी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या हमें बता रही है कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ा देगी, मनी सप्लाई को शायद साथ में कम कर दे या दोनों काम इकट्ठे करें, और
कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल जो है टाइट कर देंगे कि लोन्स देना बैंक के लिए मुश्किल कर देगा सेंट्रल बैंक अगर उसने एग्रीगेट डिमांड गिरा के इंपोर्ट्स कम करवानी है। समझ आ गया बेटे बेसिक स्केच? शैल आई स्टार्ट द आंसर नाउ विद दिस बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट कॉन्ट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी वाज। अगर किसी को यहाँ कंफ्यूजन है प्लीज बी माय गेस्ट, पूछ लें। Okay, I guess not. Let's see, G. Raising interest rate will increase या will raise cost of borrowing. हमेशा ये हम माइक्रो से करते आ रहे हैं। ये दो टर्म्स इंटरेस्ट रेट के साथ हमेशा लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन सेविंग। इंटरेस्ट ऊपर हुआ, लोन लिया तो एक्स्ट्रा सूद देना है, बैंक में पैसा रखा तो सेविंग्स पे आपको एक्स्ट्रा सूद मिल रहा है, तो दोनों रिटर्न ऑन सेविंग एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही हैं। ठीक है, अब क्या सीन होगा आप मुझे बताएं, लोग बोरो ज्यादा करेंगे या सेव ज्यादा करेंगे? सेव ज्यादा करेंगे। Yes, people and firms will save more and borrow less. ठीक है, as a result क्या होगा जी? Aggregate demand will fall due to, दो components उसके गिर रहे हैं, due to consumption and investment. जी किसी को यहाँ प्रॉब्लम प्लीज बताएं। सेंट्रल बैंक ने सूद का रेट ऊपर किया, अब लोन लेके किसने देना, एक्स्ट्रा सूद साथ देना पड़ रहा था, मुश्किल लगा लोगों को, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई। लेकिन बैंक में रख के बड़ा अच्छा रिटर्न घर बैठे मिल रहा था, तो रिटर्न ऑन सेविंग मिल गई ज्यादा, तो फर्म्स एंड पीपल विल सेव मोर एंड बोरो लेस। एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड गिरेगी क्योंकि उसके दो हिस्से कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट सी प्लस आई गिर जाएंगे। दिस विल रिड्यूस कौन सी इन्फ्लेशन, हमेशा सॉरी इन्फ्लेशन तो हम कर ही रहे, दिस विल रिड्यूस इंपोर्ट्स एज वेल। ठीक है, दिस विल रिड्यूस इंपोर्ट्स एज वेल। outflows और परचेज ऑफ इंपोर्ट्स, जो मुल्क से पैसा बाहर जा रहा था इंपोर्ट्स खरीदने के लिए, गाड़ियां वगैरह, इंपोर्ट्स विल रिड्यूस। ठीक हो गया जी, हेंस आउटफ्लोज फॉर परचेज ऑफ इंपोर्ट्स विल रिड्यूस, इंप्रूविंग द करंट। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब यहाँ पे इसकी हमने एनालिसिस में दोनों साइड्स होती हैं, हम इसकी बात बुराई भी करना शुरू कर देंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। However, raising interest will raise costs for exporting firms who had borrowed credit, जिन्होंने लोन पहले लिए हुए थे उनकी कॉस्ट बढ़ गई, एंड एक्सपोर्ट्स माइट बिकम एक्सपेंसिव। ठीक है ना, एक्सपोर्ट्स माइट बिकम एक्सपेंसिव एंड करंट अकाउंट deficit may not reduce। जी मेरा बेटा, करंट अकाउंट इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का मेनली बैलेंस होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स। साथ में अब आपने ये जो कर दिया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी तो बढ़ गई थी ना। तो फर्म्स जो एक्सपोर्ट कर रही थी और लोन्स ले लेके वो बना रही थी चीजें, उनको हर महीने ज्यादा लोन बैक करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी एंड वो महंगी हो जाएंगी एक्सपोर्ट्स, और करंट अकाउंट शायद इंप्रूव ना हो।
इसके और भी साइड इफेक्ट्स हम बताएंगे यहाँ पे. इट इज सर जी बेटे. सर आपने who had borrowed credit, सर जब आप लोन लेते हैं वो तो आपके इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर डिफाइंड नहीं होता कि इतने इंटरेस्ट पे आपने पे बैक करना. देयर आर टू वेज. और अक्सर फर्म्स दूसरा रास्ता लेती हैं. पहला क्या है, फिक्स कर लेना. उसको क्या करते हैं कि करंट इंटरेस्ट रेट से 2-3% आपको ऊपर देंगे क्योंकि जी फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज हैं. बैंक्स ऊपर रेट देंगे इंटरेस्ट का. लेकिन अगर आपने वेरिएबल रखा तो जैसे मार्केट में चल रहा है तो उसमें डिपेंड करता है ना. कई फर्म्स कहेंगे जी वेरिएबल रखते हैं अभी सस्ता मिले, तो वो फंस जाएंगी. गॉट इट? वेरी गुड थिंकिंग तलाल, बट यू गेट इट नाउ. As aggregate demand falls and GDP output and employment also falls. Employment also falls. ठीक है, जिससे living standards कम हो जाएंगे. Also falls, worsening the living standards. बस ऐसे नहीं लिख रहा बीच में. Worsening the living standards. जी मेरा बेटा क्लियर हो गया? किसी को यहाँ पे किसी किस्म का इश्यू, ये प्लीज रिवीजन ही समझो इसको अपनी और मुझे बताओ. किसी को भी प्रॉब्लम है, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स नीडेड. प्लीज रीड द पैसेज, तसल्ली से पूरा पैसेज रीड करें. आई विल वेट फॉर 20-30. यस बेटे. जब लोग बैंक्स में अपना पैसा रखवाते हैं तो बैंक्स उनको इंटरेस्ट सिर्फ इस वजह से पे करते हैं बिकॉज द बैंक इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स, राइट? यस ऑफ कोर्स. सर इन्वेस्टमेंट फॉल कैसे कर रही है जब बैंक कर देते हैं. इन्वेस्ट करेंगे? क्या होगा, क्या होगा? सर मैं कह रहा हूँ जब लोग बैंक में सेव करते हैं तो बैंक जो है वो जो सेव्ड मनी होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, उसको सर बैंक कहीं और इन्वेस्ट करता है जिसके ऊपर जो थोड़ा सा आता है अच्छा, प्रॉफिट. कैसे इन्वेस्ट करता है? मोस्ट ऑफ इट तलाल, हमें समझ गया आपकी बात. मोस्ट ऑफ इट इज लेंट अगेन टू फर्म्स, टू पीपल ऑन अ हायर इंटरेस्ट रेट. और यही जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, सेविंग पे 6% दे रहे हैं और लेंडिंग पे 8% ले रहे हैं, यही बैंक की कमाई है. बहुत रेयरली बैंक शेयर वगैरह में इसका भी कंपनीज के खुद एक किस्म की लीगल एडवाइस दे के उनको, फाइनेंशियल एडवाइस दे के उनको इन्वेस्ट करवाते हैं. वो बहुत छोटा सा पार्ट है, उससे इकोनॉमी पे इतना मेजर असर नहीं पड़ता. गॉट इट? वैसे इकोनॉमिक्स में हर चीज का ऑपोजिट एक स्टेबलाइजर मौजूद है, ऑटोमेटिक. अगर आप इस लाइन पे सोचना जरा कम करोगे तो आपका आंसर बेहतर होगा तलाल. वरना एवरी टाइम यू गोना एंड अप कन्वोल्यूटिंग योर आंसर. कॉम्प्लिकेटेड आंसर वो पसंद नहीं करते. लेट्स कीप इट सिंपल कि सिंपली हो क्या रहा है. इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ है, अब जो है लोन्स लोग कम ले रहे हैं, एक्सपोर्ट्स महंगी हो रही है, करंट अकाउंट खराब हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, जीडीपी गिर रहा है. इट इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बेटे. अब जाके पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट कम किया क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जाए. इन्फ्लेशन की वजह से काफी अर्सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखा था. करेक्ट? यस, इट हैज साइड इफेक्ट्स, आई टोटली अंडरस्टैंड. या अब मुझे बताएं जी, ये पार्ट क्लियर हो गया? फिस्कल पे आ जाऊं थोड़ा सा, उसको भी 4 मार्क्स के लिए बहुत लिखना पड़ रहा है. Fiscal policy contractionary move will be when government increases taxes and reduces its spending. अपनी स्पेंडिंग रोड्स वगैरह पे, वेलफेयर पे वो कम कर रहे हैं. टैक्सेस, स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस ऊपर कर रहे हैं. ठीक है? एंड मेक्स इट्स बजट सरप्लस. बेसिकली ये सरप्लस बजट की गेम है. गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा लिए, हम पे स्पेंडिंग कम ली, कि हमारे पास पैसा कम हो गया. ठीक है? तो रेज्ड direct taxes, especially income tax, से कौन सी इनकम कम होती है? Will reduce disposable. Thank you. Disposable income and consumption falls. Aggregate demand से लिंक करना है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए. Consumption falls.
government spending reduction will cause less investment by public sector government होती है जी, by public sector, hence दूसरा हिस्सा उसका एग्रीगेट डिमांड का इन्वेस्टमेंट विल फॉल। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड विल फॉल एंड पीपल विल हैव लेस मनी अवेलेबल import। ठीक है जी, एज अ रिजल्ट करंट अकाउंट डेफिसिट में improve, डेफिसिट में रिड्यूस, improve मीन्स कोई और मतलब होता है, और ज्यादा हो जाना, में रिड्यूस। ठीक है जी, मुझे बताएं यहां तक बात समझ आ गई? हमने दोनों पॉलिसीज कर दी हैं, इसकी भी वही साइड इफेक्ट्स हैं जी। फॉल इन एडी will cause unemployment, GDP and output will fall and may cause a recession। ठीक हो गया जी, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है जी। मेरा बेटा क्लियर हो गई दोनों पॉलिसीज? पिक्चर लेनी है तो ले लें अभी पूरी। सर ये सर 4 मार्क्स के लिए हमें ये सारी पॉलिसीज डिफाइन करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली इसमें 4 मार्क्स के लिए बहुत था, दूसरे 4 मार्क्स के लिए बहुत कम है। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। बेटा आप लोग पूछते हो ना लेंथ कितनी है, अब नॉर्मली इतने आंसर में आपका 12 मार्क हो जाता है, बट आज हमें सिर्फ 4 मार्क्स के लिए दोनों पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। दोनों पॉलिसीज का कैसे वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन ला के, लोगों के पास इनकम नहीं बची वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, सिंपल। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी फिर बताने, तो अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन लंबा था। ठीक है, जैसे मैंने देखा मैंने कहा यस आई हैव टू टाइप अ लॉट। जी बेटे समझ आ गया? सो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन विल बी मच ब्रीफर देन दिस। ठीक है, तो अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं मेरा बेटा। सवाल है कुछ? हाँ पूछे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सवाल है कि सर आपने जो स्टार्ट लिए आंसर का, तो आपने लिए कि लेट्स एनालाइज, ये तो A2 में नहीं हमने पढ़ा था। आप कुछ और तरीके से कर लो, कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी ऑन विल अफेक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट लाइक दैट, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, और सर एक और क्वेश्चन ये था, आई जस्ट यूज द टर्म। जी बेटे, और सर एक और ये सवाल था कि मॉनेटरी पॉलिसी का आपने सिर्फ इंटरेस्ट रेट बताया और फिस्कल में आपने सिर्फ वो गवर्नमेंट के टैक्स बताए। अब देखो पहले कितना लंबा हो गया आंसर, पहले कितना लंबा हो गया। वुड यू बी एबल टू मैनेज टाइम विद ऑल दैट? कर सकते हो तो बेशक मेंशन करो। इफेक्ट दोनों का एक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, मनी सप्लाई कम हुई, स्पेंडिंग पावर लोगों की कम हुई, इंपोर्ट्स कम। ठीक है। और सर एक लास्ट सवाल है, आपने एनालिसिस करते करते आपने बीच में ड्रॉबैक्स भी उसके बताए हैं, मॉनेटरी के अलग बताए हैं, फिस्कल के अलग बताए। यस ऑफ कोर्स। सर ये हम लोग एक में नहीं कर सकते, लाइक दे हैव द सेम ड्रॉबैक्स? अच्छा हाँ कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये था, मॉनेटरी में इंटरेस्ट रेट रेज होने से कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी, तो मुझे उसलिए अलग करना पड़ा था, उससे करंट अकाउंट पे भी एक नेगेटिव असर आ रहा था। ठीक है, जब आप इसको सुकून से पढ़ोगे ना खुद बैठ के, इट विल मेक सेंस। प्लस आई एम अ ह्यूमन एज वेल, मे बी आई वेंट टू मच इन डिटेल्स और बार बार एक बात लिख दी। ठीक है, आई वाज ट्राइंग टू कवर ऑल द एंगल्स। गेट द पॉइंट? जी सर ठीक है। और सर सॉरी मैं सवाल ना आई लव इट, आई लव इट। Unfortunately, it's just the nearness of exams जिसमें हम सब पैनिक कर रहे हैं, apart from some students. For expenditure dampening policies, no expenditure switching up करना है ना हमने, expenditure switching policies and their effect on current account deficit. थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप में से कोई बच्चा बोले एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज क्या है जी? प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स, कोटाज, एक्सचेंज कंट्रोल लिमिट्स लगा देना ताकि इंपोर्ट्स कम आए, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे देना ताकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों,
करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने के लिए हमने एक्सपेंडिचर लोकल लोगों का भी लोकल गुड की तरफ स्विच कर दिया और फॉरेनर्स का भी फॉरेन मार्केट में अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ स्विच कर दिया. दिस इज द आइडिया. इसके बारे में मुझे कोई थोड़ी सी स्टेटमेंट दोगे कोई बच्चा? जिस तरह मैंने अभी बोला है ब्रीफ सा, क्या आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं 4 मार्क्स के लिए कि क्यों अच्छी है और क्यों अच्छी नहीं है? विल एनीवन वांट टू ट्राई? सर बेनिफिट्स इसके ये होंगे कि जो आपने अभी बता दिए इन्वेस्टर, यानी जो करना होगा, लेकिन जी, सर इसके current account ड्रॉब्स ये होंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, वेयर वी कुड स्पेंड ऑन एजुकेशन वेरी और गुड. हेल्थ, स्पेंड ऑन सब्सिडी एब्सोल्युटली. और और दूसरे सर कंट्रीज हमारे खिलाफ क्या करेंगे? रिटेलिएशन करेंगे. रिटेलिएशन. जज़ाकल्लाह, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर. अब हम इसको करते हैं. देखो माइंड स्केच पहले क्लियर हो तो आंसर करना आसान हो जाता है. सो अब थोड़ा सा बताएंगे उसको ये क्या होती है. अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन है. एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज आर यूज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, जिसको हम बड़ा डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, दैट इज ट्रेड, हाँ क्या हो गया, ट्रेड बैरियर्स such as import tariffs. टैरिफ एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंपोर्ट्स को महंगा करता है, इसे कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं इसको. क्वार्टर्स, ये सारी मैं पहले इंपोर्ट्स की बता रहा हूँ. क्वार्टर्स, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ये इसमें हम सारे लिस्ट करने का टाइम नहीं है. एक्सपोर्ट सब्सिडीज एटसेट्रा, ठीक है, along with इकट्ठा हो गया जी, along with sometime devaluation of currency as well. Devaluation of local currency. अपनी करेंसी को गवर्नमेंट जानबूझ के डीवैल्यू कर देगी ताकि एक्सपोर्ट सस्ती हो और इंपोर्ट्स महंगी हो, करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो जाए. तो अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं जी. टैरिफ्स, quotas will increase cost of imports as well as their supply, as well as नहीं आएगा यहाँ पे, and their supply will fall. Okay? इनडायरेक्ट टैक्स लगने से भी सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, कोटा लगने से भी सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन बन जाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, कम हो जाती है सप्लाई इंपोर्ट्स की, एंड देयर सप्लाई विल रिड्यूस इन द डोमेस्टिक मार्केट. हमारे मुल्क में अब इंपोर्ट्स कम आई, ठीक है, मेकिंग लोकल citizens switch to buying cheaper domestic goods. क्योंकि हमने टैरिफ वगैरह लगा के उनको महंगा कर दिया, तो डोमेस्टिक गुड्स को हमने सस्ता रहने दिया, शायद उनको सब्सिडाइज भी कर दिया, तो हमने उस पर स्विच कर दिया लोकल लोगों का एक्सपेंडिचर. क्लियर हो गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? ओके. एक्सपोर्ट जी बेटे. सर एक तो आपने फिस्कल पॉलिसी में बताया हुआ गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिडक्शन विल कॉज लेस इन्वेस्टमेंट. सर ये तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में नहीं आ जाएगा? नहीं, एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग बेटे. और सर फिर आपने बाय करने का ही मौका नहीं दिया, वो लोकल भी नहीं खरीद सक रहे, बाहर वाली भी नहीं खरीद सक रहे. और सर फिर अलोंग विद आपने ये सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर स्टार्ट करते हुए लिखा हुआ है अलोंग विद समटाइम्स डिवैल्यूएशन ऑफ लोकल करेंसी. डिवैल्यूएशन तभी होती है ना जब मनी सप्लाई ज्यादा कर दी जाए. तो ये मॉनेटरी नहीं, क्या बात कर रहे हो? मनी सप्लाई इज विद इन द कंट्री. ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी की सप्लाई ज्यादा करोगे, अपना रुपया बेचोगे, फॉरेन करेंसीज खरीदोगे, उससे रुपए की सप्लाई बढ़ने से वो नीचे चला जाएगा. क्लियर करो, मनी सप्लाई इज विद इन द कंट्री. दिस इज करेंसी सप्लाई इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है. सो एक्सपोर्ट सब्सिडीज विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स
make exports cheaper. I know there are lots of concepts, but they're quite easy. Their demand will rise. तो हमने foreigners का expenditure भी switch करवा दिया अपनी goods की तरफ. Their demand will rise and foreigners will switch towards local goods जो export हो रही थी. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अब इसके नेगेटिव्स हम यहाँ पे देखते हैं. दूसरा हमारी डिवैल्यूएशन भी करनी है. सॉरी, devaluation of domestic currency will make exports cheaper and imports expensive. As a result, क्या होगा? Demand for exports will rise and for imports will fall. ठीक है. अब यहाँ पे एक जरा इवैल्यूएटिव पॉइंट दे रहा हूँ. If demand for exports and imports, प्राइस के साथ हमेशा इलास्टिसिटी का जिक्र करना होता है, was elastic, current account deficit will reduce. जी बेटे, क्लियर हो गया. हमने दोनों पॉलिसीज करके ब्रीफली, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा था, आई काइंड ऑफ वेंट अ बिट जेंटल ऑन दिस साइड. पहले वाले में मैंने ज्यादा बताया था. मेरा मकसद थोड़ा सा रिवाइज करवाना भी था आपको. दिस इज व्हाई आई काइंड ऑफ वेंट ऑन लिटिल बिट एक्स्ट्रा. तो जी, डेफिसिट विल रिड्यूस. किसी को समझ ना आया हो प्लीज दोबारा बता दें. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे हमारी फिस्कल, मॉनेटरी और एंड पे मैं सप्लाई साइड पॉलिसीज का भी जिक्र करूंगा. एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज, प्रोटेक्शनिज्म, डीवैल्यूएशन, सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट के सामने आ रही हैं. तो मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन? ओके. हाउएवर, export subsidies will cause government budget, right आना चाहिए था, चलें, deficit, and other countries will also retaliate. वो भी हमारे खिलाफ प्रोटेक्शन करेंगे. retaliate and impose trade restrictions like tariff quotas वगैरह on our exports. ठीक है. devaluation, devaluation may not be effective in short run. ये जेकब इफेक्ट की बात आ रही है. may not be effective in short run if demand for exports and imports was inelastic. प्राइस inelastic डिमांड थी, शॉर्ट रन में बेनिफिट ना आया, वक्ती तौर पे डेफिसिट और बढ़ गया. राइट बच्चों, अब इवैल्यूएशन करने के लिए हम तैयार हैं. मुझे बताएं कोई क्वेश्चन? शैल आई गिव यू अ होल रिकैप ऑफ द होल थिंग? मुझे सेटिस्फैक्शन तभी होएगी जब मैं ये पॉलिसीज अच्छी तरह, मुझे लगेगा कि फिलहाल के अलावा बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं, सबको समझ आ रही है. शैल आई गिव यू अ होल रिकैप? जी जी सर, एक बार रिकैप दे दें. ये माइंड में बैठ जाएगा ना. इवैल्यूएशन फिर करना भी आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे आसान हो जाती है जब अपना एनालिसिस अच्छा कर लेते हो. खैर, there's a lot I wrote. 4 for expenditure reducing policies and their effect on, ये डैम्पनिंग थी, मैंने वो ऊपर वाला गलत कट कर दिया था जी. डैम्पनिंग पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट. अब प्लीज मेरा मार्कर फॉलो करते जाना. मेरी पूरी कोशिश है कि एक एक पॉइंट को हाईलाइट करूं. पहले हमने एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी को बताया. दे आर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज. जब हम एग्रीगेट डिमांड को गिराना चाह रहे हैं ताकि लोगों के पास पैसा कम रहे, वो इंपोर्ट्स कम कर सकें.
Let's analyze the effect of contractionary monetary policy on current account deficit. A contractionary monetary policy refers to raising interest rates and or reducing money supply. ये tools please याद रखिएगा. MIME. I for interest rate. M for monetary policy. I for interest rates. M for money supply. And E for exchange rate devaluation. वो मैंने यहाँ पे नहीं करवाया, नीचे करवा दिया. Switching में and or tightening credit policy by central bank. ये central bank करता है. चाह रहे थे हम imports कम हो, सूद का रेट बढ़ा दिया, शायद साथ में मनी सप्लाई भी कम कर देंगे. और टाइटनिंग क्रेडिट पॉलिसी, लोन देने में मुश्किलात पैदा करना. उससे क्या होगा? रेजिंग इंटरेस्ट विल रेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन सेविंग. लोग और फर्म सेव करना शुरू हो जाएंगे, बोरो नहीं करेंगे ज़्यादा, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी क्योंकि कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों गिरेंगे. दिस विल रिड्यूस इंपोर्ट्स एज वेल, हेंस outflows for purchase of imports will reduce, improving of imports, reducing current account, improving the current account. ठीक हो गया. However, raising interest rate, उसकी अब हम negatives ले रहे हैं. However, raising interest rate will raise cost of exporting firms. जो लोन लेके एक्सपोर्ट कर रही थी, चीजें बना रही थी, उनकी एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाए, शायद करंट अकाउंट डेफिसिट शायद कम ना हो. इट इज अ पुअर पॉलिसी क्योंकि एग्रीगेट डिमांड भी गिर रही है, जीडीपी भी गिर रहा है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट गिर रही है, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स नीचे जा रहे हैं, रिसेशन वाली कैफियत आ रही है. फिस्कल पॉलिसी जी, कॉन्ट्रैक्शनरी में गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए और स्पेंडिंग कम कर दी, अपना बजट सरप्लस कर दिया या डेफिसिट रिड्यूस कर दिया. डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से, स्पेशली इनकम टैक्स से, डिस्पोजेबल इनकम गिरती है, कंजम्पशन गिरती है. अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई है तो उससे इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर की कम हुई, इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन जो था वो फॉल हुआ, एग्रीगेट डिमांड गिरी और लोगों के पास कम पैसा बचा. जब इनकम्स ही नहीं है, जॉब्स ही कम है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा क्योंकि हम इंपोर्ट्स कम करेंगे. लेकिन फॉल इन एग्रीगेट डिमांड के जो साइड इफेक्ट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड आउटपुट विल फॉल एंड मे कॉज अ डाउनवर्ड मल्टीप्लायर या रिसेशन. फिर स्विचिंग पॉलिसीज पे हम आ गए जी. Expenditure switching policies are used of protectionism, trade barriers such as import tariff quotas, export subsidies, etc., along with sometimes devaluation of local currency as well. अब टैरिफ कोटा से क्या होगा? इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो जाएंगी, सप्लाई उनकी कम हो जाएगी मुल्क में, और लोकल गुड्स की तरफ लोग, चीपर लोकल गुड्स की तरफ लोग चले जाएंगे. गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर स्विच कर दिया लोकल लोगों का इंपोर्ट से अपनी गुड्स की तरफ. एक्सपोर्ट सब्सिडीज से एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट कम हुई, हमारी एक्सपोर्ट सस्ती हुई. फॉरेनर्स का एक्सपेंडिचर भी हमने स्विच कर दिया टुवर्ड्स लोकल गुड्स. ये इसलिए इसका नाम एक्सपेंडिचर स्विचिंग था. और डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स राइज हुई, इंपोर्ट्स गिरी. अगर दोनों की डिमांड इलास्टिक थी तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया. लेकिन एक्सपोर्ट सब्सिडीज के रिजल्ट में गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ सकती है, दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ रिटेलिएट करेंगे, हम पे भी ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे. डिवैल्यूएशन क्यों इफेक्टिव नहीं होगी शॉर्ट रन में, स्पेशली अगर डिमांड इन इलास्टिक है. जी बच्चों, इवैल्यूएशन करके मैं ख्याल में आज क्लास बंद करते हैं, मेरा भी दिमाग पक गया एंड मगरिब भी जा रही है बिल्कुल. तो लेट्स फिनिश इट नाउ जी. इवैल्यूएशन क्या कहेंगे हम? As discussed above, you have to sum up. This is a good way to start your evaluation. As discussed above, ये ना कीजिएगा to conclude. कुछ बच्चे लिखते हैं to conclude, वो फिर एक ही मार्क देगा कि conclusion दे दिया बच्चे ने. As discussed above, both expenditure dampening and, sorry spelling सारे गलत हो गए, expenditure dampening and switching policies have positive impact on current account and deficit can be reduced. However, the negatives of dampening policies, ठीक है, expenditure dampening policies are
really harmful for an economy. Due to possibly massive unemployment. ठीक है जी, रिसेशन की कैफियत ले आएगी. ठीक है, unemployment, expenditure switching policies make us forgo, give up यानी कि forgo the benefits of foreign trade. उससे cost push inflation भी आती है. टैरिफ लगाया, imported raw material महंगे हो गए. Foreign trade, free trade, sorry मुझे कहना चाहिए था benefits of free trade, not foreign trade. Benefits of free trade. Yet it is more likely that a government will use expenditure switching policies along with supply side policies. That is it, G. This is the end of your evaluation. जी मेरा बच्चास समझ आ गया. अब हम क्लास खत्म कर रहे हैं. मुझे बताएं किस हद तक समझ आ गया था ये. It'll be available in the video. I'll post it today along with the yesterday's video. So do look at it again and come back to me for any questions, any guidance needed. Right, G? I'm closing the class because I think Maghrib has kind of gone. मैं जल्दी से नमाज. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज़ मेरा बेटा. मैं आपकी रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहा हूँ और क्लास भी बंद कर रहा हूँ.